नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिनेश बिश्नोई, सहायक आचार्य हिंदी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पूर्व की भांति आज की हमारी कक्षा में हिंदी साहित्य इतिहास के काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा, सर्वमान्य कालखंड नामकरण एवं समय, हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी का प्रथम कवि कौन है, प्रथम रचना कौन सी है, आदिकालीन भाषा के संबंध में विद्वानों के क्या विचार हैं। पूर्व की कक्षा के अंदर हमने साहित्य इतिहास के बारे में पढ़ा, साहित्य इतिहास की पद्धतियों के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा के अंदर हम हिंदी साहित्य इतिहास के जो काल हैं उन कालों में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उनका नामकरण विद्वान अलग अलग कौन कौन सा नाम देते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, हिंदी साहित्य का आरंभ कब होता है और आदिकालीन भाषा के संबंध में विद्वानों के क्या क्या विचार हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण है वो कौन कौन विद्वान क्या क्या नाम देते हैं। तो चारण काल है वो जॉर्ज ग्रियर्सन देते हैं। उस समय में चारणों द्वारा जो साहित्य लिखा जा रहा था उस पद्धति को देखते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन है वो उसे चारण काल की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो चारण काल से के आगे संधि काल जोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय हिंदी और अपभ्रंश दोनों के संधि स्थल की बात है। कुछ जो साहित्य है अपभ्रंश में लिखा जा रहा था और कुछ है वो हिंदी के अंदर लिखा जा रहा था। तो आदिकाल का नामकरण है डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो संधि चारण काल देते हैं। मिश्र बंधु जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को आरंभिक काल नाम दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो इसे वीर गाथा काल नाम देते हैं। रचनाओं के अंदर वीर रस की प्रधानताओं को देखकर और जिन 12 रचनाओं को वो आदिकाल की रचना के माध्यम से उनमें वीर रस की संचार को देखते हुए, उनके रस को देखते हुए उसे वो वीर गाथा काल नाम देते हैं। राहुल सांकृत्यायन इसे नाम सिद्ध सामंत काल देते हैं, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन है वो सिद्धों द्वारा लिखा गया साहित्य एवं आसपास में सामंतों के आश्रय में लेकर लिखा गया साहित्य, इसीलिए वो उसे नाम सिद्ध सामंत काल देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल एवं डॉक्टर नगेंद्र हैं जो इसका नाम आदिकाल देते हैं। और ये नाम आदिकाल के संबंध में सर्वमान्य है, क्योंकि आदिकाल दूसरे विद्वान हैं वो नाम अलग अलग देते हैं, परंतु ये जो आदिकाल नाम है ये निर्विशेष है, किसी भी प्रकार की विशेषता प्रकट नहीं कर रहा है, परंतु हिंदी साहित्य के प्रारंभ के लिए आदिकाल नाम उचित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल एवं डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो इसे वीर काल नाम देते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल दिया, उसी से मिलता जुलता नाम है वो वीर काल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने बीज वपन काल का, जिस प्रकार जमीन के अंदर बीज को डाला जाता है और बीज है वो उगता है, पौधे के रूप में विकसित होता है, धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी प्रकार यह साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है, इसीलिए इसे बीज वपन काल कहना उचित है। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वो इसे अपभ्रंश काल नाम देते हैं। कहते हैं कि भाई हिंदी है जो वास्तविक रूप से अभी अपभ्रंश का ही विकास है, हिंदी का इतना विकास नहीं है, इसीलिए क्यों न प्रारंभिक जो हिंदी का काल है उसे अपभ्रंश काल दिया जाए। तो इन सब जो ये नाम दिए गए हैं, इन सब नामों में आज आदिकाल को हिंदी साहित्य के प्रथम काल के रूप में माना गया। शेष कुछ और आदिकाल के संबंध में नामकरण है। कमल कुलश्रेष्ठ है, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को अंधकार काल का, सुमन राज्य और मौन अवस्थी हैं जिन्होंने आधार काल का, कि भाई आधार के रूप में साहित्य इतिहास के प्रारंभिक आधार के रूप में है, प्रारंभ हो रहा है तो इसे क्यों न आधार काल कहा जाए। शैलेश जैदी हैं वो आविर्भाव काल कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल
अथवा शून्य काल नाम देते हैं। वासुदेव सिंह है जो इसे उद्भव काल कहते हैं। शंभुनाथ सिंह जिन्होंने इसे प्राचीन काल का, राम खिलावन पांडे व हरिश्चंद्र वर्मा है जो इसे संक्रमण काल कहते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा, क्योंकि सर्वाधिक विवाद है वो आदिकाल पे रहा, तो आदिकाल का, क्योंकि आदिकाल प्रारंभिक काल था, तो अगर प्रारंभिक काल का क्या नाम दिया जाए, तो साहित्यिक विद्वान थे उनके द्वारा, उनके मन के अंदर उनकी खोजबीन के द्वारा जो नाम हुआ वो देने का कार्य किया। परंतु साहित्य इतिहास का जो सर्वमान्य नाम है वो आदिकाल माना जाता है, और आदिकाल नामकरण देने का काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल एवं डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा दिया गया है। आरपीएससी संगत असंगत से संबंधित प्रश्न पूछ सकती है कि भाई किसने आदिकाल का नामकरण दिया है, उसमें से कौन सा असंगत है, तो ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है भक्ति काल का पूर्व मध्य काल का नामकरण, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं, वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। जो पूर्व मध्य काल है, क्योंकि मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया, आदि, मध्य और आधुनिक, तो मध्य के 2 भाग थे, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। तो पूर्व मध्य जिसे हम भक्ति काल कहते हैं उसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो इसका नामकरण भक्ति काल देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे भक्ति साहित्य कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे माध्यमिक काल का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा एवं गणपति चंद्रगुप्त ने इसे मध्य काल कहा। इन्होंने जरूर नामकरण दिया, परंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया नाम भक्ति काल सर्वमान्य है, और सबसे कम साहित्य के इतिहास के अंदर जो विवाद रहित नामकरण है वो भक्ति काल है। तीसरा है उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल। रीतिकाल नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अलंकृत काल मिश्र बंधु देते हैं, और मिश्र बंधु कहते हैं कि यहाँ तो अलंकरण की प्रधानता है, इसे क्यों न अलंकृत काल कहा जाए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, वो इसे श्रृंगार काल कहते हैं, कि यहाँ इस काल के अंदर अधिकांश रचनाएं हैं वो श्रृंगारिक रूप में हुई है, तो क्यों ना इसे श्रृंगार काल कहा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो भी अगर कहते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, वो इसे कला काल कहते हैं। भक्ति काल जो सबसे कम नामकरण, आदिकाल जो सबसे ज्यादा नामकरण का विवाद, उत्तर मध्य काल है, उनके बारे में मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल एवं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं जो नामकरण देते हैं। आधुनिक काल का नामकरण, आधुनिक काल का नामकरण वर्तमान काल से मिश्र बंधु करते हैं, और गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र देते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई तो वो आधुनिक काल भी कहते हैं, और आधुनिक काल के साथ साथ इसे गद्य काल कहना भी उचित समझते हैं। तो सर्वाधिक विवाद नामकरण पे किसमें है? आदिकाल में। और सबसे कम नामकरण विवाद किसमें है? भक्ति काल। भक्ति काल है जहाँ कोई विवाद बहुत कम मात्रा के अंदर है। आदिकाल जिसके नामकरण में सर्वाधिक विवाद माना जाता है। तो ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा अमूमन हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर सर्वमान्य कालखंड नामकरण, कालखंड नामकरण एवं समय। सर्वमान्य कालखंड है वो आदिकाल जिसका समय सन 1000 से लेकर 1350 ईस्वी, भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 से अद्यतन यानी आज तक। यानी मतलब सर्वमान्य रूप से आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 1000 से 1350 का जो समय है वो आदिकाल कहलाया। 1350 से लेकर 1650 का समय है वो भक्ति काल कहलाया। 1650 से लेकर 1850 का जो समय है वो रीतिकाल कहलाया, और 1850 से आधुनिक काल कहलाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो संवत 1050 से साहित्य इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। परंतु अगर यह संवत है तो इसे ईस्वी सन में लेते हैं, 993 ईस्वी। तो अब लगभग 1000 ईस्वी से साहित्य इतिहास प्रारंभ माना जाता है। अगला है हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य का आरंभ कौन सा विद्वान कब से मानते हैं?
तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, वो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। 750 विक्रमी संवत यानी 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य इतिहास को प्रारंभ मानते हैं। मिश्र बंधु हैं, वो संवत 700 विक्रम से मानते हैं। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ सबसे पहले कौन से साहित्य इतिहासकार मानते हैं, तो वो कौन मानते हैं? 693 ईस्वी जरूर है, परंतु संवत 700 विक्रम है, वो मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। वो संवत 700 विक्रम से मानते हैं, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है वो 750 विक्रमी संवत यानी 693 ईस्वी से मानते हैं। जॉर्ज गिरियर्सन 700 ईस्वी से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1050 से यानी 993 ईस्वी से मानते हैं। प्रश्न संवत 1050 न देकर 993 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी से। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1184 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह 700-800 ईस्वी से मानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो अपभ्रंश काल नाम दिया गया उसका समय 700 से 800 ईस्वी माना है। और गणपति चंद्र गुप्त हैं जो हिंदी का प्रथम कवि भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को मानते हैं, तो उनकी जो रचना है वो 1184 में होती है, तो वो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ भी 1184 ईस्वी से मानते हैं। राहुल सांकृत्य 769 ईस्वी से मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र 7वीं शताब्दी के मध्य से। ये हिंदी साहित्य के आरंभ मानने वाले विद्वान हैं। सबसे पहले हैं जो मिश्र बंधु मानते हैं और अंत है वो 1184 से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। अगला, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में विद्वानों के मत हैं। शिव सिंह सेंगर हैं, वो पुष्य या पुंड को प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि मुंज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इनका समर्थन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान, जिसे अदय रहमान की कहा जाता है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि अब्दुल रहमान है वो हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि हैं। उन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्य सरप्पा 769 ईस्वी को मानते हैं। राहुल सांकृत्य हिंदी साहित्य का आरंभ भी 769 ईस्वी से मानते हैं और सरप्पा से मानते हैं, और ये सर्वमान्य मत भी हैं। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सर्वमान्य मत हैं। वो कौन है? वो है राहुल सांकृत्य द्वारा दिया गया सरहप्पा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू 693 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि स्वयंभू है वो अपभ्रंश के प्रथम कवि है, जबकि राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, मुनि जिनविजय और हरिशंकर शर्मा हैं, वो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने पदावली के आधार पर विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब प्रथम कवि के रूप में सरप्पा को माना गया, परंतु सरप्पा द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो सब मुक्तक होने के कारण इनकी रचित रचनाएं के रूप में नहीं मानी जा सकती। तो प्रथम रचना के रूप में जो है वो प्रथम कवि सरप्पा की सभी रचनाएं मुक्तक होने का उनके द्वारा रचित दुआ कोश प्रथम रचना नहीं माना जा सकता। तो उसकी जगह एक जैन आचार्य हैं जिनका नाम है देवसेन, उनके द्वारा रचित श्रावकाचार, जिसका समय 933 ईस्वी है और इसकी भाषा है वो अपभ्रंश है। मतलब अपभ्रंश यानी पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं प्राकृत आभास हिंदी या पुरानी हिंदी, तो इसकी भाषा है वो अपभ्रंश है। श्रावकाचार है वो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती, क्योंकि सरप्पा है उनकी जो रचनाएं वो मुक्तक होने के कारण प्रथम रचना के रूप में नहीं आती हैं। इसमें 250 दोहों में श्रावक यानी गृहस्थ धर्म का वर्णन है। इनकी पंक्ति जो जिन शासन भाषियु सो मोई कहियो सारी, ये इनकी पंक्ति है। और इसमें 250 दोहों के अंदर दुआ छंद है, श्रावक यानी गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार, जिसकी रचना है 933 ईस्वी के अंदर देवसेन द्वारा की गई। अब है आदिकालीन भाषा के संबंध में
विद्वानों के विचार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने काशी नागरिक पत्रिका में पुरानी हिंदी नाम से लेख लिखने का काम किया। ये अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृता आभास हिंदी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अपभ्रंश और हिंदी दोनों पृथक पृथक भाषाएं हैं, लेकिन दोनों निकट की हैं। अब अपभ्रंश को भी हिंदी साहित्य में शामिल कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि जो अपभ्रंश है और हिंदी है दोनों पृथक भाषाएं हैं, परंतु अपभ्रंश है वो हिंदी के निकट की भाषा होने के कारण अपभ्रंश को हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए। तो यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ है वो भक्ति काल से मानते हैं, क्योंकि भक्ति काल की भाषा अवधी और ब्रज दोनों हिंदी की ही बोलियां हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ है वो भक्ति काल से मानते हैं। कहते हैं कि जो भक्ति काल की भाषा है, चाहे अवधि हो चाहे ब्रज हो, वो हिंदी की भाषा ही है, परंतु आदिकाल की भाषा है वो अपभ्रंश के निकट होने के कारण क्यों न हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना जाए। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषाएं हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया जा सकता। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के अंदर नहीं शामिल करने की सलाह है वो रामविलास शर्मा देते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो अपभ्रंश को हिंदी में शामिल करने की बात कहते हैं। अपभ्रंश को हिंदी में शामिल करने की बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं और रामविलास शर्मा स्पष्ट रूप से कहते हैं अपभ्रंश और हिंदी दोनों पृथक भाषाएं हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, इसीलिए साहित्य के हिंदी साहित्य के साथ अपभ्रंश को नहीं शामिल किया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है और कहते हैं जो अपभ्रंश नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वो वल्लभी के राजा धारसेन है उनके शिलालेख के अंदर मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं संवत 1050 से यानी मुंज और राजा भोज के समय से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य के अंदर हुआ है। प्रारंभ में आचार्य शुक्ल कहते हैं जो ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य ये लिखा गया है ये धार्मिक भाव से लिखा होने का साहित्य के इतिहास के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता, परंतु कहते हैं कि संवत 1050 से यानी मुंज और राजा भोज के समय से जो पुरानी हिंदी जो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी है उसका प्रयोग है वो शुद्ध साहित्य के अंदर प्रारंभ हो गया था। फिर कहते हैं अपभ्रंश है वो अपने मूल रूप में 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, परंतु 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा अपभ्रंश से अलग होकर साहित्य रचना का माध्यम। अपभ्रंश मूल रूप से 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा थी, परंतु उसके साथ साथ 8वीं शताब्दी से ही एक देशी भाषा वो अलग होकर साहित्य रचना का माध्यम बन गई। मिश्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक है वो गोरखनाथ को माना है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं, उन्हें हिंदी साहित्य के गद्य का प्रथम लेखक है वो किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य ये रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय की है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य रचना किसकी है? अगेय की रचना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में सरप्पा की रचनाओं का संकलन। सिद्ध कवि सरप्पा जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं उसमें उनकी जो रचनाएं हैं उनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में संकलित किया है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया। ये दो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं, इन्हें भी याद कीजिएगा। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली क्लास के अंदर। नमस्कार, धन्यवाद।